Okay. So finally we are live now. हाँ जी, ऑनलाइन वाले इंक्वायरी करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो आपको मैंने आज कुछ डेरिवेशन दी थी करने के लिए घर से करके लाया। जो लोग नहीं कर रहे हैं ना वो अपनी किस्मत खुद ही खराब कर रहे हैं। देखो अब बच्चे टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 5 दिन हार्डली रह गए, 5 6 दिन। गुड, ओके। सो अब बेटा आज की डेट में हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, और कल उसके न्यूमेरिकल्स। आज पहले थ्योरी सारी की सारी A to Z, डेरिवेशन कोई नहीं कराने वाला, सारे फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है वो रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास में जो फोकस एरिया होगा वो होगा एक तो पीवी डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो कि 100% या 110% वहां से क्वेश्चन आएगा पीवी डायग्राम का, कि वो एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। और उसके साथ में एसोसिएट करेंगे एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो Q इज इक्वल टू हमारा होता है डेल्टा U प्लस PdV, ठीक है। वहां से आपको दो चीजें गिवन होंगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, वो सारी चीजें आज मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूं। कल आपको पीवी डायग्राम के न्यूमेरिकल्स, वर्क डन कैसे निकालते हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक में, वो टेम्परेचर वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा कल न्यूमेरिकल्स, आज थ्योरी, ठीक। तो यस, थर्मोडायनामिक्स, रिवीजन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं हम लोग। भाई थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या लगती है, आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है थर्मो के अंदर? करंट बताओ क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है? वैसे तो ये क्वेश्चन ओपन एंड है, हर एक की परसेप्शन अलग अलग है, जिसको जो आता है उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है। यस, थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ हीट, कि हीट का फ्लो कैसे हो रहा है और वो हीट किस तरीके से वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है या वर्क डन हीट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इसमें थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हीट का स्टडी करते हैं और ये जो वर्क डन है ये कैसे होता है, यानी हीट का वर्क डन में कन्वर्ट होना या हीट से वर्क डन लेना और वर्क से वापस हीट लेना, ये मेन चीज है। थर्मोडायनामिक्स का जो कंक्लूजन है ना वो यही है कि हीट से वर्क कैसे होगा और वर्क से वापस हीट कैसे बनाई जाए, ठीक है। जैसे किसी चीज को आप, इंजन है, इंजन को आप गर्म करते हो और इंजन आपको आउटपुट देता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट हमारे सिलेबस से इस साल डिलीट हो गया था, नहीं तो बड़ा बढ़िया टॉपिक है कि हीट से वर्क कैसे निकलता है और वापस वर्क से हीट कैसे निकलता है। कि जब आप वर्क डन करते हो किसी चीज पे तो वो गर्म हो जाती है, जैसे कि आप गैस को कंप्रेस करते हो एडियाबैटिकली, जब गैस को डब्बे में बंद करके सारी वॉल सराउंडिंग उसकी बढ़िया थर्मोकोल लगा के इंसुलेट करके दबाते हो, तो गैस को दबाते हो तो गैस की जो टेम्परेचर होती है, मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर, जब मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जो बढ़ता है इसका मतलब कि उसमें कुछ हीट जो है वो इंक्रीज हुई है। बाहर से हीट नहीं दी आपने, बाहर से आप कोई हीट नहीं दे पा रहे उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से उसमें हीट पैदा होगी या उसका टेम्परेचर बढ़ गया। बाहर से हीट अलाउड नहीं है एडियाबैटिक के अंदर, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। ये सारी चीजें जो है रिकॉल करेंगे, ओके। सो ये मेन चीज है, हीट का वर्क में कन्वर्जन और वर्क का वापस हीट में कन्वर्जन, ये मेन थर्मोडायनामिक्स है। इसी को घुमा फिरा के बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बुक्स के अंदर और वो बड़ा ही अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं बुक वाले, पता ही आपको, जो किसी को समझ में ना है। असल में थर्मोडायनामिक्स सबके घर में हो रही है, चाय बनाना, खाना बनाना, है ना, खाना सबके घर में बनता है, ठीक है। दैट इज थर्मोडायनामिक्स, कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना। अब छोटे बच्चे को पता होता है कि 4 साल का बच्चा ना, उसको भी थर्मोडायनामिक्स का बेसिक पता होता है कि गर्म चीज को नहीं छूना, नहीं तो गर्मी लग जाएगी या हाथ जल जाएगा, ठीक है, पता होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मैथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उस थर्मो में थोड़ा मैथ डाल दिया जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इंटीग्रेशन डाल दी, डेरिवेटिव डाल दी, वो थोड़ा मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो बेसिक है थर्मो का वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है, ठीक। सबसे पहले इसमें मुझे टर्म आएगी तुम्हारे पास, दैट इज द इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी। अब मैं बिल्कुल बेसिक बातें छोड़ रहा हूँ कि एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। पूछो मैं आपसे, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो जो डेफिनेशन जो साइज पे डिपेंड करते हैं वो एक्सटेंसिव है, और जो साइज पे डिपेंड नहीं करते। तो इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है भाई? मेरे लिए यहाँ पे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक इंटरनल एनर्जी, दूसरा हीट, तीन चीजें सॉरी, और तीसरे नंबर पे वर्क डन। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनामिक का जो बेस है ना वो यही है, इन्हीं के ऊपर कहानी इधर उधर चलती है, हीट, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी किसे बोलते हैं बेटा? इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसकी? ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे क्या होगा? जनरली कोई गैस होगी, उस गैस में जो पार्टिकल्स भरे पड़े एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आपस में क्या एनर्जी है, उनकी अंदर की एनर्जी क्या है। रिमेंबर, अगर ये डिब्बा है मेरे पास में, ठीक है, इस डिब्बे में कोई पार्टिकल्स भरे हुए हैं, गैस पार्टिकल्स हैं मान लो, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जीज प्लस इनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं, उनका सम जो है ना, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। रिमेंबर, दिस हैज नथिंग टू डू विद द सराउंडिंग एनर्जीज। जो सराउंडिंग की बाहर की एनर्जीज है ना, कोई भी बाहर एनर्जी है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूल्स की खुद की इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। नाम में छिपा हुआ मतलब इंटरनल, अंदर सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह बोलते हो, उनकी वजह से जो इंटरेक्शन है वो जन्म देती है किसको? इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट। सिंपल। So kinetic energy of all the particles or molecules and potential energy of the particles and the molecules। ठीक है जी। अगर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर मैं इस डिब्बे को मैं 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की तरफ थ्रो कर दूं, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? अगर मैं इस डिब्बे को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे थ्रो कर दूं, तो क्या इसमें जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो बदलेगी? आंसर इज नो। Internal energy depends only on kinetic energy and potential energy of system particles। बाहर इस सिस्टम को कितनी स्पीड दे रहे हो, वो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। समझ पा रहे हैं? यस सर। क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है, बाहर के इफेक्ट से नहीं पैदा हो रही। अपने अंदर जो इंटरेक्शन है उसका रिजल्ट है इंटरनल एनर्जी। और ये दो चीजों का सम है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक कब आती है सोचो, और पोटेंशियल कब आती है? काइनेटिक आती है जब पार्टिकल्स मोशन में, और ये तब आती है जब पार्टिकल की कोई पोजीशन हो। जैसे अभी आप छत पर बैठे ना, तो यू आर एट स्पेसिफिक लोकेशन, आपकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है फ्रॉम द ग्राउंड। आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा ना, एक लोकेशन माननी पड़ेगी जिसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि आपकी हाइट 10 मीटर है या 50 मीटर है। कोई तो बेस मानोगे। भाई आप कितने ऊपर बैठे हो, कैसे पता लगेगा? बोलोगे भाई ग्राउंड से आप इतने ऊपर बैठे हो। अब अगर मैं बोलूंगी यहां से कितने ऊपर बैठे हो, तो 0 हाइट पर बैठे हो। इसलिए रेफरेंस मानना जरूरी है, राइट। तो यहां पे एक पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन जो है पार्टिकल की, वो डिसाइड करती है कि पार्टिकल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुम ऐसे मरोड़ दो, तो मरोड़ोगे तो आपने कुछ वर्क डन किया, आपका किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी स्प्रिंग की 1/2 kx²। यही बनेगी रिस्टोरिंग फोर्स। आप इसको मरोड़ रहे हो तो वापस रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, वो वापस इसको अनट्विस्ट करना चाह रही है। तो वो अनट्विस्टिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी आपने पैदा कर दी है। जैसे वो टॉय कार में तुम क्या करते हो, यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आप चाबी भरते हो ना, तो चाबी भरते हो, पहले एक चाबी घुमाई, हल्का मोशन होगा, इजीली कर लोगे, दोबारा तीबारा जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आप घुमाते जाओगे आपको डिफिकल्टी होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि उसके बाद वो घूमना ही बंद कर देगा, या आपको बहुत जोर से लगाना पड़ेगा जोर कि भाई और घूम जा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जो बैक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी मैक्सिमम है। तो आपको उसको काउंटर करके ही आगे मोशन देना होता है,
यानी कि पोजीशन बहुत मैटर करती है, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। ये एनर्जी आती है मोशन की वजह से और ये एनर्जी आती है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, यानी पोजीशन क्या है। अब इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेंपरेचर एज वेल एज वॉल्यूम फॉर ग्रेड फॉर रियल गैसेस। अब क्यों ऐसा होता है भाई, वॉल्यूम डिपेंडेंसी यहाँ पे क्यों आती है? आमतौर पे जो कॉमन बुक्स है उनमें यही लिखा रहता है कि यू इज फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। तो बुक वाले जो नॉर्मल बुक वाले हैं वो मान के चलते हैं कि अपने सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, तो खाली वो आइडियल गैस के लिए ही ये चीज लिखते हैं। बट असल में वॉल्यूम डिपेंडेंसी है, वॉल्यूम डिपेंडेंसी भी है एंड हेंस अगर वॉल्यूम की डिपेंडेंसी है तो प्रेशर की डिपेंडेंसी तो लाजमी है। बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स है चार्ल्स है, बॉयल्स है, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में रिलेट हो गए, तो प्रेशर डिपेंडेंसी भी होगी। तो क्वेश्चन आता है कि डज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड अपॉन प्रेशर? आंसर इज यस, आंसर इज नो। क्योंकि गैस का स्पेसिफाई नहीं किया कि रियल है या आइडियल है। अगर आइडियल है तो आंसर इज नो, अगर रियल है तो आंसर इज यस। ठीक है, रियल के लिए यस, आइडियल के लिए नो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अब इंटरनल एनर्जी में जो हमारे पास में चेंज होता है वो जीरो होता है। ये कब जीरो होता है भाई? एनर्जी में चेंज कब कब जीरो होता है इंटरनल एनर्जी में? ये तब जीरो होता है अगर प्रोसेस कैसी हो जाए, साइक्लिक हो जाए। और ये तब भी जीरो होती है जब प्रोसेस, वेरी गुड, जब प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल हो जाए। आइसोथर्मल का मतलब टेंपरेचर चेंज ना हो, क्योंकि बेटा U किसका फंक्शन है? T का फंक्शन। अगर T चेंज नहीं तो U भी चेंज नहीं होगा, U कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा साइक्लिक प्रोसेस है ये। अगर प्रोसेस साइक्लिक है यानी कि स्टेट पे हमारी जो ये एनर्जी होती है बच्चे, ये स्टेट पे डिपेंड करती है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट है क्या। जैसे मान लो आप यहाँ से घर गए और घर से वापस यहीं आ गए, तो आपकी स्टेट में चेंज नहीं हुआ, आप यहीं थे यहीं दोबारा आ गए, तो आप रास्ते में कितना आपने खजल खुआरी करी, दैट इज सेपरेट थिंग। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से चले यहीं वापस आ गए तो आपकी स्टेट में चेंज जीरो है। तो ये कहती है कि अगर मेरी स्टेट बदलेगी तभी मैं बदलूंगी, इंटरनल एनर्जी बोलती है। तो इसकी स्टेट बदलनी जरूरी है। जब ये बदलेगी, स्टेट बदलेगी थर्मोडायनामिक सिस्टम की, देन ओनली यू चेंजेस। समझ रहे? स्टेट, ये सब स्टेट है बच्चे, ये सब स्टेट है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट क्या है, अभी वो किस टेम्परेचर पे है। जैसे अभी कमरे को अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम बोला जाए तो कमरे का टेम्परेचर क्या है, कमरे का प्रेशर क्या है, कमरे में गैस के मॉलिक्यूल्स उनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, लेकिन ये सब किसके लिए कहानी होगी? रियल के लिए। आइडियल तो हम बनाएंगे, आइडियल तो आइडियल ही है, वो तो खाली किताबी भाषा है कि आइडियल चीज होती है। आइडियल होती है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और अपने को स्टडी क्या करना है? सारा आइडियल स्टडी करना है, जो कि दुनिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। यानी कि ये सब हवा हुआ, ये सब बेकार पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ मतलब नहीं चीजों का। ठीक है भाई, क्लियर है? ये तब जीरो होता है बच्चे, ये इसको याद रखना आपने। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? हीट आता है। आज तुमको ना एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। कल तुम ना एक माचिस लेकर आना, कागज अपने पास एक माचिस ले आना। ठीक है, या तो आर्यन नीचे से ना माचिस ले आज तेरे को लाइव माचिस ले मोई सर, उनको बोलना आज तुम्हारे इंस्टीट्यूट आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास में इंटरनल एनर्जी की वजह ये डेफिनेशन होगी, साइक्लिक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा डेल्टा U जीरो रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे 99% केसेस में आपको यही लेके चलना है। ठीक है, अगर लिखा है तब भी वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो आपको यही लेके चलना है। अगर उसने लिख ही दिया ना कि आपको रियल के लिए लेके चलना, तो आप रियल के लिए ये लेके चलोगे, वरना आप किसी को मान के चलोगे। क्लियर है? क्योंकि देखो कोई भी आपको डेरिवेशन कराइए, सब में क्या माना मैंने? कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, और उसका बेस कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है वो अलग बात है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोसेस, आइसो है या आइडियल है। ठीक है जी, यही था। अच्छा, हीट क्या होती है भाई? व्हाट इज हीट? क्यों हीट क्या है? व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। गुड, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो वर्क है, क्या ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों फर्क क्या है? क्या
दोनों फर्क क्या है सोचो। हीट जो होती है ना, ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज द नॉन मैकेनिकल फ्लो ऑफ एनर्जी या नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और ये मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। इसमें वर्क डन, इस वर्क में क्या होता है, कुछ ना कुछ मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है। जैसे पेन है, पेन को उठा के फेंका तो कुछ वर्क डन किया मैंने। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जहाँ कुछ मोशन हो, जहाँ कुछ फोर्स हो, जहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। न्यूटन बाबा के मैकेनिक्स, जहाँ पे न्यूटन के लॉज लगे, फोर्स, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। नॉन मैकेनिकल में कि आपने बस गैस को ऑन किया, रॉड को रखा उस पे और रॉड गर्म होना शुरू हो गई, वो नॉन मैकेनिकल है। आपको कोई उसमें फोर्स या कोई एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, वो नॉन मैकेनिकल है। तो ये नॉन मैकेनिकल होती है बच्चों, और ये वाली हमारी क्या होती है, ये मैकेनिकल होती है। यहाँ मैकेनिक्स वगैरह इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, क्लियर बात है। इसका ऐसा यूनिट जूल, इसका भी ऐसा यूनिट जूल। तो जूल के बेस पे आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसा यूनिट के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर लो कि कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर सकते आप। यूनिट्स के बिहाफ पे आप कभी भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करते, नहीं कर सकते आप। क्लियर है बात? आज टॉर्क और एनर्जी है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ml²t-2, ये होता है। और उसका फार्मूला में क्या होगा, उसका भी ये होगा, किसका, एनर्जी का, वो भी ml²t-2 होता है। तो आप नहीं डिफरेंशिएट करते, टॉर्क अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है। ओके, सो अब वर्क डन जो है हमारे पास कैसे निकालते थे बेटा, वर्क डन को निकालने का तरीका था इंटीग्रेशन ऑफ p dv, लिमिट्स लगाते थे v1 to v2, एक तो ये तरीका था। अब बेटा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक, क्योंकि इतना करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। एक और था P इंटू डेल्टा भी करते थे, क्या दोनों गलत है, दोनों सही है। ये हम तब लगाते हैं यूजुअली जब हमारे पास में कर्व दिया होता है, कर्व ऐसे मान लो ये P है और ये V है, ये PV डायग्राम है, अगर ऐसे कर्व दिया है तो हम यहाँ पे ये इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन है। देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, कंटिन्यूअसली प्रेशर वेरी हो रहा है और कंटिन्यूअसली वॉल्यूम का वेरिएशन है, कंटिन्यूअस। और यदि अगर ये लाइन ऐसी दी है, ये P है ये V है, मान लो ये लाइन ऐसी दी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, P डेल्टा पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है तो सही, लेकिन ये सीधा एक स्लोप है यहाँ पे। अगर ऐसा दिया हुआ ये इस तरह से dv इस तरह से, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली पता लग रहा है कि वॉल्यूम का ये और वॉल्यूम का वो, इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेट लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, दिख रहा है, यहाँ पे स्लोप या ये है, यहाँ का स्लोप ये है, यहाँ का स्लोप ये है, स्लोप बदल रही है, इसलिए यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोप नहीं बदल रही, स्लोप इज, स्लोप समझते हो, चढ़ाई उतराई, जैसे ये ऐसे है, ये सीधा स्लोप है। अब मान लो अगर ऐसे मैं बना दूं, जैसे आर्क बना दूं, तो इसका स्लोप यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। जब स्लोप वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन, जब स्लोप सीधी है, जैसे यहाँ पे स्लोप सीधी है, यहाँ तो खैर स्लोप भी 0 है, यहाँ तो कोई चढ़ाई नहीं कोई उतराई नहीं, स्लोप ऐसे या तो ऐसे होगी या तो ये ऐसे होगी, इंक्लाइंड या डिक्लाइन, फ्लैट में कोई स्लोप नहीं, 0। ठीक है, स्लोप कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे। चलो जी, ये तो तरीका होगा बच्चे वर्क डन निकालने का। अब इसमें कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती थी। एक तो अपने पास क्या थी, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था भाई, वेरी गुड। आइसोथर्मल में हमारा T कांस्टेंट या डेल्टा T हमारा 0, चेंज इन टेंपरेचर 0। एक था हमारे पास में आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या था, प्रेशर में चेंज 0। एक था हमारे पास आइसोकोरिक, वॉल्यूम में चेंज 0। और एक था आखिरी में एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या था, फ्लो ऑफ हीट, इसमें फ्लो ऑफ हीट 0, यानी अंदर से बाहर नहीं बाहर से अंदर। हमारे सिलेबस में डिटेल में ये वाला है और एक ये वाला, जिन पे मैंने स्टार लगाया है डिटेल में। ठीक है, आइसोथर्मल की बच्चों 2 कंडीशन मैंने बताई थी आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राइट द कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो 2 कंडीशन है इसकी,
एक तो है कि वॉल्स हमारी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स, और दूसरा हमारे पास में स्लो प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब नियरली स्टैटिक, क्वासी मतलब नियरली, लमसम स्टैटिक। जैसे कि दही का जमना, दूध में दही डालते हैं ना, तो आजकल तो मैं हमारे घर में दही कैसे जमता है, तुम लोग हंसोगे यार क्या बता रहे हो, लेकिन रियलिटी है, थर्मोडायनामिक्स मैं बोलता हूँ हर घर में हो रही है। ऑब्जर्व करना चाहिए, नजर चाहिए, बट हमारी नजर तो पबजी पे है ना। जब दही जम रहा होता है तो दही जमना इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या करते हैं, दही को जमाने के लिए कंटेनर में क्या रखते हैं, दूध रखते हैं, गर्म दूध रखते हैं, और उसमें आप कुछ बूंदे जो है वो कर्ड की डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, 1-2 बूंदे, और उसको ऐसे अच्छे तरीके से बंद करके रख देते हैं। हमारे घर में क्या होता है, हम आटे की जो टीन होता है ना, टीन का जो डब्बा होता है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि तो उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, या रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट कम होता है। या फिर उसको जैकेट से ऊपर से लपेट देते हैं, जो हमारी जैकेट्स होती है ना, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, तो 2-3 जैकेट से उसको लपेट दिया। इसके पीछे प्रोसेस समझो, मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या कर रही है, हीट एक्सचेंज को कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन हीट एक्सचेंज को स्लो कर सकती है, कब देरी से हीट एक्सचेंज होगी। तो उसमें जो टेम्परेचर है वो सडन चेंज होगा या धीरे धीरे चेंज होगा, और प्रोसेस कैसे हुई, नियरली क्वासी स्टैटिक, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, धीरे धीरे थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो कि टेम्परेचर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी नियरली कांस्टेंट ही है वो। हाँ, अगर आप टाइम गैप ज्यादा रखते हो, जैसे रात के 9 बजे देखा और आपने फिर 9:10 पे देखा, तो टेम्परेचर में हार्डली कोई चेंज होगा, क्वासी स्टैटिक, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। 9 बजे देखा, सुबह 5 बजे देखा, टाइम पीरियड बहुत बढ़ा दिया आपने, नाउ द प्रोसेस हैज नॉट बीन क्वासी स्टैटिक, यानी कि जब टाइम बहुत छोटा है तो उस समय क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और उस समय आपका सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो? यस सर। इस तरह से। तो देखो यार, इतनी डिटेल में चलेंगे ना तो फिर रिवीजन हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी चलो जरूरी है, दही जमना जरूरी है, आज जमाना है ऐसे जाके, और देखना है ना, वैसे सबको आना चाहिए। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिलीव मी। एक बार में तुम दही जमा के मेरे को दिखा दो, मैं तुमको मान जाऊंगा जो तुम कहोगे वो, लेकिन इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कितना क्वांटिटी उसमें दूध रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सच में, राइट। सो ये सब चीजें हैं बच्चे। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, वॉल्स कंडक्टिंग हो और प्रोसेस धीरे धीरे हो, एकदम से ना हो, रैपिड प्रोसेस ना हो। और इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, इंसुलेटिंग, वॉल्स हमारी इंसुलेटिंग हो, और इंसुलेटिंग के साथ साथ प्रोसेस सडन होना चाहिए, सडन। जैसे कोई चीज फट गई ऐसे, धमाका हो गया, ब्लास्ट, फायर करके दगा ऐसे फट गया कोई चीज, या तुम्हारे पास में क्या है, क्या बोलते हो, इंजन है, जब आप स्टार्टर मारते पड़ेगा तो इंजन एकदम से चल पड़ता है ना, ठीक है। तो इंजन में जो पिस्टन मूव करता है ना, वो 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बार वो अप डाउन मूव कर लेता है, पिस्टन बहुत रैपिड मूवमेंट होती है, दैट इज दी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर कोई पूछे कि एडियाबैटिक की एग्जांपल बताओ या आइसोथर्मल की एग्जांपल बताओ, तो आप एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। झरने में जो पानी, जो भागसुनाग में जो वाटरफॉल है, उसका जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है, नियरली कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वो नियरली कांस्टेंट है तो वो जो प्रोसेस है वो कैसी आइसोथर्मल प्रोसेस है, समझ रहे हो, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता उसके, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, राइट। टायर का फटना, इंजन का ऑपरेट होना, दैट इज द एडियाबैटिक, ठीक है। और भी बहुत सारी है, ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। यू मस्ट बी ए कीन ऑब्जर्वर टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स क्लियरली। तो ये दो कंडीशन है दोनों की, आइडियाबैटिक की और आइसोथर्मल की, आपको बताई मैंने और आनी चाहिए आपको, ठीक है जी। कोई डाउट इसके अंदर? नाउ द कम्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट कोई अगर ऐसे लिख के चले आया ना, उसको नंबर नहीं मिलना, पूरा नंबर नहीं मिलना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खाली ये लिख देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल नॉट गिव यू द फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि 9th क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये शायद अगर मेरी नॉलेज सही है तो 7th क्लास में इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन बच्चे को दे देते हैं कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बच्चे ऐसे लिख के आते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मे भी शायद वहां पे आधा 1 नंबर दे दें, अदरवाइज नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से लेवल हाई है। लेवल हाई है तो आपको उस तरीके का आंसर भी देना पड़ेगा। सूरज मामा है या चाचा है ऐसा लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको एक्सप्लेन कि सूरज में क्या चीज हो रही है, ठीक है, लेवल के हिसाब से चीजें बनेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, Q इज द हीट गिवन और रिमूव, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं du प्लस dw, और लिखने वाले इसको ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू du प्लस w। तीनों चीज में, तीनों जगह पे आप देखिए ध्यान से, u को हम डेल्टा u या du से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का चेंज है जो हम मेजर करते हैं। एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज द चेंज व्हिच वी डिफाइन। जैसे मेरे पास में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसका स्टेट मेरे को मालूम है कि ये फलाना स्टेट है, ए बी सी डी कुछ भी है, और मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि उसका स्टेट अभी ए बी की बजाय ए डैश बी डैश सी डैश हो गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने चेंज देखना है कि भाई चेंज कितना आया। तो चेंज हमेशा मेजरेबल है, इंटरनल एनर्जी एज इट इज मेजरेबल नहीं। और वो चेंज इंटरनल एनर्जी में कैसे मेजर करते हैं, वो फर्स्ट लॉ से मेजर करते हैं। कैसे? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी डी वी, या पी डेल्टा। कि जो आप हीट देते हैं, मान लो कोई सिस्टम है, इसको बताता हूँ मैं आपको, ये कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसके पास अभी एनर्जी है कुछ ना कुछ, मान लो U इनिशियल है इसके पास, ठीक, और इसके पास अभी जो हीट है, सपोज कर लो इसके पास आपने कुछ हीट दी है, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू से 25 जूल आपने हीट दी है। अब आप देखेंगे कि सिस्टम में कितना प्रेशर था और कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, या सिस्टम में कितना वर्क हुआ। आपने हीट दी तो हीट देंगे तो सिस्टम विल एक्सपैंड, तो गैस वगैरह होगी ना, गैस को आप हीट दोगे तो गैस क्या करेगी, टेंडेंसी को एक्सपैंड करेगी, अगर आप उसको अलाउ करोगे तो। ये भी जरूरी है ना कि आप उसको फैलने की परमिशन दो। तुमने ऊपर ढक्कन बंद कर रखा और तुम हीट दे रहे हो तो क्या होगा, वो फटेगा ना। कुकर मेरे घर में फट गया था एक बार, तो खिचड़ी बन रही थी और उसमें उसकी जो विसल होती है उसमें ना वो चावल या कोई दाना फंस गया जाके, और नीचे से हीट पे हीट दे ही जा रहे हैं और ऊपर से एक्सचेंज हो नहीं रहा है, तो क्या होना है, उसको एक्सपेंशन की जगह चाहिए अंदर जो मटेरियल है, तो पूरे घर में फिर फैला अच्छे तरीके ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो बेटा यहाँ पे U इनिशियल है, आपने इतनी एनर्जी दी, तो इतनी एनर्जी देने के बाद में क्या होगा, सिस्टम एक्सपैंड करेगा, करेगा एक्सपैंड, इसकी नेचुरल टेंडेंसी एक्सपैंड करने की। जब ये एक्सपैंड करेगा इसका मतलब अभी सिस्टम ये बन गया, एक्सपेंशन दिखा रहा हूं आपको, ये एक्सपैंड कर गया। एक्सपेंशन मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ, वॉल्यूम बढ़ा हुआ, चलो वॉल्यूम बढ़ गया जी, वॉल्यूम अब इसका इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, ठीक है, कुछ भी इसका वैल्यू बन गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे को मालूम है कि U किसका फंक्शन है, टेंपरेचर एज वेल एज वॉल्यूम का, तो टेंपरेचर भी चेंज हुआ है और इसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ, यानी कि इसकी एनर्जी अब बदल के UF हो गई है, ठीक। तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ ना, तो वर्क डन आप डिफाइन करते हैं मशीन के अंदर कि भाई इतना वर्क डन करेंगे, इतने हीट देंगे तो इतना वर्क डन होगा। अब जब इतना वर्क डन हो गया, मान लो यहाँ पे वर्क डन 100 जूल का हो गया, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 100 जूल का लेट इट बी 5 जूल, ठीक है, इतना ज़्यादा वर्क डन पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर 5 जूल का वर्क डन हो गया तो आप यहाँ से एनर्जी में चेंज निकाल पाएंगे, कितना एनर्जी में चेंज हुआ, 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20 जूल एनर्जी में चेंज है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं, ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? ये हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। अब इसका अपना ड्रॉबैक भी है, क्या ड्रॉबैक है इस लॉ का, तो बताएगा मुझे। इस लॉ में ये नहीं बताएगा कि हीट का जो फ्लो है वो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर बॉडी टू कोल्ड, लो टेम्परेचर बॉडी और लो टू हाई टेम्परेचर बॉडी, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहीं नहीं बताया गया, ठीक है। और यही
रीजन था कि सेकंड लॉ को बनना पड़ा, या सेकंड लॉ को डिफाइन करना पड़ा, या सेकंड लॉ की डिस्कवरी करनी पड़ी, यही रीजन था। क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ हीट का कोई अता पता नहीं था कि भाई फ्लो ऑफ हीट किधर से किधर होगी, कुछ नहीं क्लैरिटी थी, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाना पड़ा। क्लियर है? सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है माइंड में। बेटर इट इज, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ऐसे बैठ के मुझे देखो मत, आप जैसे कॉपी पेन लेके ना बच्चे लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखोगे ना, तो इससे दो काम होंगे। एक तो आपकी आंखें नहीं बंद होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आप क्लास में एक्टिव रहोगे, राइट। और आप अगर लिखोगे तो मेरा मानना ये है कि आप जो है वो परफेक्शन की तरफ जाओगे। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये रेस कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा इंटरनल एनर्जी आपको मैंने बताई क्या होती है, ठीक है, और कैसे निकालनी है वो भी आपको थोड़ा बहुत बताया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पीवी इंडिकेटर डायग्राम, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीवी इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम सिंपली बोलते हैं इसको। भाई पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या बताते हैं? पीवी इंडिकेटर डायग्राम, अगर मान लो ये P है और ये V है और इस तरह से कोई कर्व है, तो इस कर्व का मतलब क्या है कि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना यहाँ पे, भाई इस पॉइंट पे वॉल्यूम है V1 और इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2 हो गया, तो गैस एक्सपैंड कर रही है। अगर यही एरो ऊपर बना देगा तो गैस कंप्रेस हो रही है, ठीक। तो अगर ऐसा हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पे हम जो वर्क डन है वो निकाल सकते हैं इसके अंदर कि भाई एक्सपेंशन करने में कितना वर्क डन हुआ, T dV के बराबर, और वॉल्यूम V1 to V2 हुआ, ठीक है। तो एरिया अंडर, इसको हम क्या लिखते हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें क्या देता है बच्चे, वर्क डन देता है। एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स अस द वर्क डन, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। श्योर? यस। अब इसमें भी देखो दो चीजें हैं। अगर मेरे पास में इस तरह से कोई प्रोसेस हो रही है, सपोज करो ये मैंने कोई यहाँ पे प्रोसेस लिखा, ये P है, ये V है, ये एरो से चला, A B, ये प्रोसेस है A B X और ये Y, A X B B Y A। क्या ये प्रोसेस साइक्लिक है? अगर ये प्रोसेस साइक्लिक है तो इसका वर्क डन कैसे निकालोगे? इस केस में जो वर्क डन होगा, सिंपल बता रहा हूँ, इस केस में वर्क डन विल बी गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। जो साइकिल है ना, ये साइकिल कितना एरिया ले रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए, यानी इसका कंप्लीट एरिया, दैट इज द वर्क डन। अगर यही नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती तो, अगर यही प्रोसेस नॉन साइक्लिक हो, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो ऑब्जर्व करनी है आपको, P B, मान लो ये प्रोसेस ऐसे दी है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, A B और ये C, क्या ये नॉन साइक्लिक है? यस सर। साइक्लिक मतलब क्या होता है, जहां से चले वहीं पे आगे, लेकिन देखो यहाँ से चले, ये एरो ऊपर सही फ्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ ये तो गड़बड़ हो गया, डायरेक्शन उल्टी हो गई, जाना इधर था लेकिन आ इधर है, तो ये नॉन साइक्लिक है। इस केस में वर्क डन कैसे निकलेगा? याद रखना, इस केस में उठा के ये मत करना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया, काम खत्म, मत करना। यदि प्रोसेस साइक्लिक है, अगर कंप्लीट साइकिल बन रहा होता तो सिंपली क्या करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते, काम खत्म। रेक्टेंगल होता, साइक्लिक होता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, काम खत्म। स्क्वायर होता, एरिया ऑफ स्क्वायर, काम खत्म। ट्रेपेजियम है, साइक्लिक है, एरिया निकालो, काम खत्म। लेकिन जब नॉन साइक्लिक है तो वहां देखना क्या करना है, वहां पे आपको अकेले लाइन का वो निकालना है वर्क डन, यानी आपको इस रास्ते का वर्क डन देखना है, AB का, सॉरी C2A का वर्क डन देखना है आपको कितना आ रहा है, आपको देखना है वर्क डन AB का वो कितना आ रहा है, और आपको देखना है वर्क डन कि BC का कितना आ रहा है, BC या CB का कितना आ रहा है, ये आपको देखना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? CA में कोई वर्क डन नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। P डेल्टा भी लगाएंगे तो P डेल्टा भी जीरो ओवर है, CA को रहा हूँ, देखो वॉल्यूम में चेंज नहीं है, इसमें वॉल्यूम में चेंज है, फाइनल इनिशियल, यहाँ पे B to C। अब ये जो है तुम्हारा प्रोसेस उल्टा चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एरो की डायरेक्शन में देखना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो बेटा ये विद साइन आपको लेना है कि यहाँ से यहाँ जल्दी, मतलब गैस क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंशन हो रही है ना, C to B, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके। कोई डाउट यहाँ पे? गैस की अगर एक्सपेंशन हो रही है इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम या ऑन सिस्टम है?
कंप्रेशन हो रही है तो ऑन सिस्टम, एक्सपेंशन हो रही तो एंड वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। केमिस्ट्री उल्टा बोलती है इसकी, केमिस्ट्री वैसे है ही उल्टी है ना, केमिस्ट्री बहुत उल्टा बोलती है, उसमें कुछ मजा नहीं आता पढ़ के। ठीक है, तो ये चीजें बचे। तो इन तीनों का सेपरेट निकालेंगे। साइक्लिक में होल एरिया कंसीडर कर लेंगे और नॉन साइक्लिक में अकेले अकेले कर्व के नीचे कितना एरिया बन रहा है वो देख लेंगे। जैसे इसका एरिया इसके नीचे तो डेल्टा बी 0। अब ए बी को ध्यान से देखो, ए बी में कैसे निकालोगे, पी डेल्टा बी कर दोगे, कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको मैंने। ओके, अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है वो इंपॉर्टेंट है स्लोप। क्या स्लोप आती है आपको? स्लोप वाला टॉपिक याद है किसी को? क्या थी स्लोप? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। जो ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं मुझे, ऑनलाइन जो विद्यार्थी देख रहे हैं, दे मस्ट रिप्लाई कि क्या ये बातें क्लियर हो रही है आपको? यस, स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसको ध्यान से सुनना, बाकी तुम सोते रहोगे, दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स, एंड एडियाबैटिक कर्व्स। देखो बेटा, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल कर्व में स्लोप क्या होती है? सबसे पहले तो देखो, स्लोप जो होती है आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल हमारे पास जो स्लोप होती है उसको निकालते हैं dp बाय dv इक्वल्स टू माइनस p बाय v। नहीं बताऊंगा कैसे निकला सके, डेरिवेशन करवा रखी है, ठीक है, लॉग ऑन टू योर नोटबुक, ठीक है। तो उसमें ये बता रखा है माइनस p अपॉन v, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या था? ये तो है हमारा आइसो का बच्चों। एडियाबैटिक में अपने पास स्लोप थी dp बाय dv इक्वल टू क्या थी? ये गामा टाइम्स ऑफ dp बाय dv आइसो, यानी आइसोथर्मल से ज्यादा होती है एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक की जो कर्व होगी वो ज्यादा स्टीपर होगी, ऐसे भी बोलते हैं स्टीपर। जैसे ये एक कर्व है, एक कर्व ये और एक कर्व ये है, ऐसे ये वाली कर्व जो है, ये वाली कर्व ये आइसोथर्मल रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ज्यादा खड़ी है ना, जो ज्यादा स्टीप है, वो एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक कौन? ये ऊपर वाली है, और आइसोथर्मल कौन? नीचे वाली। क्लियर है? अब ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे? देखो, दो तरह के ग्राफ आएंगे इसमें, ये मैंने बड़ी ट्रिक्स बता रखी है आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये पीवी डायग्राम भी बने। अब यहाँ एक्सपेंशन की बात करूंगा मैं, और अगली बार मैं यहाँ पे कंप्रेशन लिख रहा हूँ। कंप्रेशन, एक्सपेंशन मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो बड़ा इस तरह से, ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, और ये ऐसे, इस तरह से, यहाँ पे ऐसे। ये एक्सपेंशन दिखा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग। कौन एडिया कौन आइसो? बताओ। एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा ऊपर होगी, आइसो की थोड़ा फ्लैट होगी। तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा ऊपर है? नीचे वाली। ये वाली ज्यादा खड़ी जा रही है ना, और ये वाली हल्की से फ्लैट है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हमारी क्या है? आइसो, और ये हमारी है एडिया। ठीक है जी। इसको और भी तरीके से बताते ना, वो यहाँ पे लाइन लगा के ऐसे, दैट इज आल्सो ओके। ठीक, यहाँ बताओ। ऊपर वाली एडियाबैटिक, ऊपर वाली आइसो, ऊपर वाली आइसो, एडियाबैटिक। देखो, ऊपर वाली आइडिया है। ऊपर वाली आइडिया है, ठीक है, और नीचे वाली हमारी आइसो है, ठीक है। कोई डाउट? आइडिया तो बंद हो गई वैसे।
दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब एक चीज जो मैंने आपको शायद पहले बताई है, नहीं बताई मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क डन, जब ये हमारा एक्सपेंशन होगा ना, ये एक्सपेंशन है इधर, और इधर हमारे पास में है कंप्रेशन, यहाँ है हमारे पास कंप्रेशन। देखो वर्क डन यहाँ पे आइसोथर्मल और वर्क डन क्या होगा, और इधर वर्क डन क्या होगा, बताओ पता ना आपको? एरिया अंडर टीवी डायग्राम क्या कहलाता है? तो इधर देखो जरा ध्यान से, ये एडियाबैटिक का ये एरिया है और आइसो का एरिया ये वाला है, तो किसका एरिया दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना तुमको? इसका मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन में एडियाबैटिक का वर्क डन कम है और आइसो का ज्यादा है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया ना, देखो इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, यानी वर्क डन इन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्रेशन। बोलोगे तो नहीं? एरिया देख लेना, स्लोप देख के तुम्हारी गाड़ी चल पड़ेगी। अब भूल गए तो मुझे मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था, सर बता रहे सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बर्तन में छेद है, तुम्हारी बाल्टी में छेद है, सब पानी बह जाएगा। चलो ये है बच्चे, ठीक है। आगे क्या है? मेयर फार्मूला है। मेयर फार्मूला में बात कर लेते हैं, नहीं तो मेयर बाबा नाराज हो जाएंगे और तुम्हें ना एंड में तुम्हें ना अगला नहीं होगा एंड में, क्योंकि जो बेटा एंड काम होते हैं ना वो एंड में होते हैं, है ना। चलो मेयर फार्मूला क्या था भाई? इसका डेरिवेशन छोड़ने का नहीं, ठीक है, करने का इसका डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन बेटा सबको आना चाहिए, ठीक है। पहले सीपी निकालना और सीबी निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस आर के बराबर रखना है, ठीक। तो मेयर फार्मूला है हमारा सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। व्हाट इज हियर सीपी? हम सीपी अपॉन सीबी क्या होता है हमारा? गामा होता है। अच्छा, गामा फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक आपको आना चाहिए, ठीक। कि कैसे निकालते हो उसको? सीपी और गामा लिख दिया। सीपी और सीबी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होने चाहिए पता है आपको? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, स्पेसिफिक हीट्स अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में क्या होती है स्पेसिफिक हीट? सबको बताना चाहिए। जो स्पेसिफिक हीट होती है C, इट इज Q डिवाइड बाय M डेल्टा T। डेल्टा T अगर है C आइसोथर्मल के लिए डेल्टा T 0, तो ये क्या हो जाएगी? इनफिनाइट, समथिंग ओवर 0 इनफिनाइट। और एडियाबैटिक के लिए Q 0, तो ये 0। छोटी छोटी बातें हैं, एक ही नंबर के क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा फार्मूला था। इसके बाद आपको पढ़ाया था मैंने बच्चे इक्वेशन, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक, सॉरी आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। क्या था इक्वेशन? PV इज इक्वल टू बॉयल्स लॉ। और एक थी एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस आइडियल गैस क्या थी भैया? PV और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी इनफैक्ट तीन फॉर्म थी, एक से फॉर्म TV पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और एक PV वाली फॉर्म थी, ठीक। PV वाले नहीं, सॉरी PT फॉर्म है, PV TV एंड PT, तीन फॉर्म, ठीक है। फिर वर्क डन में निकालना सिखाया था मैंने, आइसोथर्मल का वर्क डन और एडियाबैटिक, बस यहाँ पे खत्म। और फिर लास्ट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो ये बताता है कि हीट कभी भी हॉट से कोल्ड तो अपने आप फ्लो करती है हीट, क्लियर है, लेकिन कोल्ड से हॉट बॉडी में हीट अपने आप नहीं जाएगी, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ये
ठीक है भाई, 4:59 हो गए। अभी ये हमारी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी। चलो आज एक पेज निकाल फटाफट, एक पेज निकाल। लाइव एक्सपेरिमेंट। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है। हीट जो है हमेशा यूनिफॉर्मली चलती है, हीट ऑलवेज फ्लोज यूनिफॉर्मली, ठीक है। देख रहे हो कैसा बना ये? ब्लैक होल नहीं बना, ब्लैक होल नहीं बना। ये थोड़ा हमारा एक्सपेरिमेंट हम करीब करीब 95% तक सक्सेस हो गए। लेकिन अभी आप देखिए ये आइसोथर्मल सरफेस है। आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो सेम तरीके से चारों ओर फैल रही थी। अगर यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट होता और हम उसको आग लगाते तो हीट जो है वो चारों ओर बराबर अमाउंट में फैलती, चारों ओर बराबर अमाउंट में। तो ये एक सफियर का ना परछाई समझ लो आप, क्योंकि जितने भी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो परछाई होती है वो हमेशा 2D होती है। 3D की परछाई हमेशा 2D, क्योंकि 2D। अब भाई ये जो है अगर यहाँ पे सफियर होता या कागज का बड़ा सा पीस होता और उसको आग लगाते तो वो ऐसे पूरा गोले में फैलता। तो देखो ये कुछ सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हीट जो है वो सेम अमाउंट में चारों ओर फैलना चाहती है, यानी हीट का फ्लो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस, दैट इज द आइसोथर्मल सरफेस। क्लियर है? विदाउट इसमें ये तुम्हारे खाली इंटरेस्ट के लिए फन फैक्टर है, इसका एग्जाम से लेना देना नहीं है। ओके, डन टुडे।